आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स और यूनिट नंबर 3 हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 स्टूडेंट्स आपको बुक में मिलेगी पेज नंबर 53 पर। एग्जाम्पल नंबर 3.1 क्या है वो हम देखते हैं। Predict the shape of CH4, NH3, H2O and CO2 molecules on the basis of VSERP। हमसे कहा है स्टूडेंट्स के प्रिडिक्ट द शेप, हमें शेप मालूम करनी है इन मॉलिक्यूल्स की। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, इसकी हमें शेप मालूम करनी है और किस बेसिस पर मालूम करनी है, कौन सी थ्योरी की बेसिस पर मालूम करनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल की बेसिस पर मालूम करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल की मैंने हेडिंग लिखी और आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल CH4 के बारे में क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर्स हों और एक भी लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है। तो कार्बन के पास अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन आपके कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यही हमारी बात VSERP थ्योरी ने बताई है कि अगर सेंट्रल एटम के पास यानी कार्बन के पास अगर 4 बॉन्ड पेयर हों, सही है, यानी कार्बन आपका सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड पेयर बनाए और कोई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कोई लोन पेयर मौजूद है कार्बन के पास, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा हमेशा कार्बन क्या करता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो लिहाजा VSERP थ्योरी की बेसिस पर कार्बन की जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसी होती है ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर गिवन है। टेट्राहेड्रल इस तरह का होता है। तो आपको CH4 मॉलिक्यूल की हेडिंग डालनी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ 4, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 4। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो मैंने लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं 0। सही है स्टूडेंट्स। तो शेप हमारी होगी टेट्राहेड्रल और एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। और अगर आप पेपर में ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। साथ में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और अगर आप इस शेप की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप C बना देना और बाकी 4 तरफ आप हाइड्रोजन बना देना। अब हम देख लेते हैं NH3 मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी VSERP की थ्योरी के मुताबिक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, सही, और बाकी इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है। यहाँ मैंने एरो बनाई है, आप एरो की जगह सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना, एरो आप भले ड्रॉ ना करना। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल क्या कहता है, अगर सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है पायरामाइडल और बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स नाइट्रोजन के कितने हैं 3 हैं, सही है, और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास कितना है 1 है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे पास 1 है। तो शेप होगी क्या पायरामाइडल और एंगल होगा 107 डिग्री। पायरामाइडल शेप किस तरह की होती है ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, आप यहाँ से देख सकते हो। और NH3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। और सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम हो जिस मॉलिक्यूल में, वही हमारा सेंट्रल एटम होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स H2O मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले आपको H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो H2O के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रल एटम कौन सा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जिसके कम है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो H2O के अंदर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और बाकी इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल H2O के बारे में क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी बेंट या आप कह सकते हो एंगुलर और बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स आपकी बैंड या एंगुलर शेप कैसी होती है ये आपको गिवन है। तो H2O के अंदर सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आप देख सकते हो 2 लोन पेयर है, एक ये और एक ये। तो हमारे पास शेप क्या होगी, बेंट होगी या एंगुलर आप कह सकते हो, और एंगल क्या होगा 104 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी VSERP थ्योरी के मुताबिक। तो सबसे पहले आपको CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। CO2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसके कम है, CO2 में, कार्बन के। तो कार्बन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, और कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो VSERP थ्योरी क्या कहती है CO2 मॉलिक्यूल के बारे में, अगर सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, लीनियर या डायगोनल, और आप कह सकते हो बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो लीनियर और डायगोनल शेप किस तरह की होती है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर 2 हैं। और स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के मुताबिक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, तो हम पाई बॉन्ड यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, सबसे पहला जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो भी एटम बॉन्ड बनाता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अंदर स्टूडेंट एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जब हम CO2 के काउंट करेंगे कार्बन के, तो यहाँ पर 2 ही बॉन्ड पेयर हम काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, यानी जो सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन के पास कोई लोन पेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है, 0 हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, लीनियर या डायगोनल VSERP थ्योरी के मुताबिक, और साथ में एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, जो कि आपको बुक में मिलेंगे पेज नंबर 66 पर, और ये भी हमारा रिलेट कर रहा है किसके साथ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करनी है गिवन मॉलिक्यूल्स की, किस बेसिस पर, VSERP थ्योरी की बेसिस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कम हैं, तो इसका मतलब एल्युमिनियम हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। और एल्युमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब एल्युमिनियम आपके 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स VSERP थ्योरी क्या कहती है, अगर सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, वो होता है ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ट्राइगोनल शेप इस तरह की होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एल्युमिनियम यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, एल्युमिनियम यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 3। और एल्युमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए, 0। तो VSERP थ्योरी के मुताबिक शेप क्या होगी, शेप होगी ट्राइगोनल, और एंगल होगा 120 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स CCl4 मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले आपको CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करोगे, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कम है, और कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो सेंटर में मैंने कार्बन रखा और 4 तरफ मैंने क्लोरीन लगा दिए, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो स्टूडेंट VSERP थ्योरी क्या कहती है CCl4 मॉलिक्यूल के बारे में, कि अगर सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल शेप इस तरह की होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 4। और कार्बन के पास यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए, 0। तो शेप हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स PH3 मॉलिक्यूल की। तो PH3 मॉलिक्यूल के अंदर P हमारा सेंट्रल एटम है, क्योंकि P के नंबर ऑफ एटम्स PH3 में क्या है, कम है। तो P हमने लिखा सेंटर में। फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा यहाँ पर फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 3। और एक लोन पेयर मौजूद है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स PH3 में कितने हैं, P के पास 1। तो VSERP थ्योरी के मुताबिक अगर सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो
तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, पायरामाइडल होती है, इस तरह की होती है शेप पायरामाइडल, और एंगल क्या होगा 107 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं। फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 1। तो VSERP थ्योरी के मुताबिक शेप क्या होगी, पायरामाइडल, और एंगल क्या होगा 107 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं H2S मॉलिक्यूल की। तो H2S के अंदर हमारा सल्फर सेंट्रल एटम है, क्योंकि सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो सल्फर को मैंने सेंटर में रखा, और सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सल्फर के लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब 2 लोन पेयर मौजूद हैं किसके पास, सल्फर के पास, जो कि सेंट्रल एटम है। तो VSERP थ्योरी क्या कहती है H2S के बारे में, अगर सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, बेंट या एंगुलर, और एंगल होता है 104 डिग्री। बेंट और एंगुलर शेप कैसी होती है, ये आपको गिवन है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, 2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो गए 2, और सल्फर के पास लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो गए 2। तो शेप हमारी क्या हो गई VSERP थ्योरी के मुताबिक बेंट, या आप कह सकते हो एंगुलर, और एंगल क्या होगा 104 डिग्री। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम के अंदर दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम मौजूद है, ये भी पेज नंबर 66 पे आपको मिलेगा। विच हाइब्रिडाइजेशंस वुड यू एक्सपेक्ट फॉर द सेंट्रल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की, BF3 में बोरोन की, CH4 के अंदर कार्बन की, और C2H2 के अंदर कार्बन की। तो सेंट्रल एटम की मालूम करनी है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में वो होता है जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये एक फार्मूला ध्यान में रखना है। Z की वैल्यू निकालनी है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, इन दोनों को ऐड करना है। Z की वैल्यू जो भी आएगी वो उससे हमें पता चलेगी हाइब्रिडाइजेशन। अगर Z की वैल्यू 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp1, Z की वैल्यू अगर 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और Z की वैल्यू अगर 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन था मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड, तो BeCl2 का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। BeCl2 में Be हमारा यानी बेरिलियम हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, क्योंकि बेरिलियम के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कम है। तो Be को मैंने रखा सेंटर में, और बेरिलियम यहाँ पर क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो क्लोरीन के साथ मैंने बेरियम के 2 बॉन्ड बना दिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेरिलियम के यहाँ पर कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि सेंट्रल एटम कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने नेबर एटम्स के साथ। तो बेरिलियम यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं बेरिलियम के, 1, 2। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जगह मैंने रख दिया 2, Z इज इक्वल टू की साइन एज इट इज लगाई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है, तो यहाँ पर बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लिहाजा मैंने प्लस की साइन लगाई, और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम की जगह मैंने रख दिया 0। तो 2 + 0, तो Z की वैल्यू आ गई 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp1। तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास था BF3 के अंदर B हमारा सेंट्रल एटम है, और बोरोन हमारा 3 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। तो B को मैंने सेंटर में रखा, और बोरोन के मैंने 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि बोरोन यहाँ पर कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं जो कि फ्लोरीन के साथ वो बना रहा है, तो बोरोन के यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर टोटल कितने, 3 है, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जगह मैंने रख दिया 3, प्लस की साइन लगाई। अगर मैं आपसे पूछूं बोरोन के पास यहाँ पर कोई लोन पेयर है, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो +0। तो Z की वैल्यू आ गई 3 + 0 यानी 3। तो जब Z की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं CH4 के लिए। तो CH4 के अंदर C हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, और कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 हैं।
तो इसकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की जगह मैंने रख दिया 4, प्लस की साइन लगाई। कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लिहाजा मैंने लिख दिया +0। तो Z की वैल्यू आ गई 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देख लेते हैं C2H2 के लिए। तो स्टूडेंट्स कार्बन यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और बाकी जो 2 कार्बन है वो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो अब स्टूडेंट इसको निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर एटम कार्बन ही है, और अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स ये आपको CH और CH तकरीबन सेम ही दिखाई दे रहा है, तो हम किसी भी एक के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो मैं इस वाले कार्बन की बात करूं या इस वाले कार्बन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगी। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले कार्बन के कितने हैं? एक ये है और एक आपका ये है, क्योंकि जब भी हमारा बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के दरमियान, पहला जो हमारा बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो फार्मूले में आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये और एक आप कह लो ये। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की जगह मैंने रख दिया 2। और अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो मैंने लिख दिया +0। तो Z की वैल्यू आ गई 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp1 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी क्या आएगी? कार्बन के यहाँ पर कितने बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो यहाँ 2 आ गया, और इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो +0। तो Z की वैल्यू आ गई 2। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स, जो कि आपको बुक में मिलेंगे पेज नंबर 54 पर। तो हमें फिर से बताना है VSERP मॉडल की बेसिस पर। यहाँ पर L आएगा, मैंने यहाँ पर मोड लिख दिया गलती से, तो ये मॉडल है। व्हाट मॉलिक्यूलर शेप, के इन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी VSERP मॉडल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल की। तो BF3 के अंदर बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। तो बोरोन को मैंने रखा सेंटर में और 3 बॉन्ड बना दिए किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो VSERP थ्योरी क्या कहती है BF3 के बारे में? अगर सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो, यानी सेंट्रल एटम अगर, यानी जैसे यहाँ पर बोरोन है, 3 बॉन्ड बनाए किसके साथ? नेबरिंग एटम के साथ, और कोई लोन पेयर ना हो, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है? ट्राइगोनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं बोरोन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 3। बोरोन के पास कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 0। तो शेप क्या होगी VSERP थ्योरी के मुताबिक? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल शेप कैसी होती है? यहाँ मैंने बनाई है, और एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं CBr4 मॉलिक्यूल की। CBr4 में कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है और 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? Br के साथ। तो कार्बन को मैंने रख दिया सेंटर में और 4 बॉन्ड बना दिए Br के साथ। VSERP थ्योरी क्या कहती है CBr4 के मॉलिक्यूल के बारे में? अगर सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर हो और एक भी लोन पेयर ना हो, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल शेप इस तरह की होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है Br के साथ? 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 4। कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 0। तो VSERP थ्योरी के मुताबिक शेप क्या होगी CBr4 की? टेट्राहेड्रल, और एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं CH2 मॉलिक्यूल की। तो CH2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ मैंने बनाया है, कार्बन यहाँ पर सेंटर एटम है और डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? सल्फर के साथ। तो VSERP थ्योरी क्या कहती है CH2 के बारे में? अगर सेंटर एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है लीनियर या डायगोनल, और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो लीनियर और डायगोनल शेप इस तरह की होती है। सही है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको कार्बन सेंटर में लिखना है और 2 बॉन्ड बना देने हैं डबल बॉन्ड किसके साथ? सल्फर के साथ। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है मैंने डबल बॉन्ड बनाया है तो 4 हैं, 4 नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा पहला जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, और VSERP थ्योरी के मुताबिक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता VSERP थ्योरी में, तो लिहाजा हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कार्बन के कितने हो गए? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड यानी 2 हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मैंने लिख दिए 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पर कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0।
तो शेप क्या होगी, VSERP थ्योरी के मुताबिक लीनियर या डायगोनल, और एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम अगला सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पर। बुक में हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव डायपोल मोमेंट, इन ईच केस गिव अ रीजन। कुछ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट रखता है, सही, और साथ में रीज़न भी बताना है। तो स्टूडेंट डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डायपोल मोमेंट हमें बेसिकली पोलरिटी बताती है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या नॉन पोलर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डायपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं CHCl3 मॉलिक्यूल की। तो आपको क्या करना है, डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे स्ट्रक्चर से। तो CHCl3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अगर मैं आपसे पूछूं CHCl3 के अंदर आपका सेंटर एटम कौन सा है, तो वो कार्बन है। तो कार्बन को मैंने सेंटर में रखा। कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ और 1 बॉन्ड बना लिया स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ। और स्टूडेंट्स क्योंकि डायपोल मोमेंट को एरो से रिप्रेजेंट कराते हैं, इसलिए मैंने बॉन्ड की साइन के बजाय मैंने एरो यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स अब ये एरो डिसाइड करेगी कि ये CHCl3 मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट रखता है या नहीं रखता। अब किस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की जो एरो है वो आ रही है कार्बन की तरफ। इसका मतलब कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन की जो एरो है वो आगे जा रही है हाइड्रोजन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाले क्लोरीन की बात करूं और इस वाले क्लोरीन की बात करूं, समझाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं इस एरो की डायरेक्शन और इस एरो की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं कहूं यहाँ से, समझाने के लिए सिर्फ आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इस वाले क्लोरीन एटम और इस वाले क्लोरीन एटम की डायपोल मोमेंट आपस में क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं इस वाली एरोस की बात करूं, तो ये एरो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इनकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी डायपोल मोमेंट की। तो इसका मतलब CHCl3 मॉलिक्यूल्स हमारा डायपोल मोमेंट रखता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब CHCl3 हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट होगी। क्या होगी वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एरोस की मदद से आप निकाल सकते हो। अगर एरोज अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर एरोज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट HCl2 मॉलिक्यूल की। तो HCl2 के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखो स्ट्रक्चर, HCl2 के अंदर सल्फर हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, और सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, और सल्फर के पास 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। अगर मैं एरोस की बात करूँ स्टूडेंट्स, एरोस जो है एक जा रही है सल्फर से क्लोरीन की तरफ और दूसरी भी सल्फर से क्लोरीन की तरफ। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, आपस में कैंसिल नहीं हो रही। इसकी डायरेक्शन जो है वो एक तरह से सेम डायरेक्शन है। आप कह सकते हो ये एक तरह की पैरेलल फोर्सेस हैं। तो कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। इसका मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और HCl2 भी हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको थोड़ा सा जो है वो सीधा करो तो ये क्या होंगी, जस्ट लाइक आपकी पैरेलल फोर्सेस होती हैं, सेम डायरेक्शन में लगती हैं, तो इनकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम आएगी। इसलिए HCl2 हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं H2O मॉलिक्यूल की। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना है। H2O के अंदर पहले भी आपको मैंने बताया था, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अगर हम एरोस को फॉलो करें स्टूडेंट्स, तो एरोस की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब डायपोल मोमेंट हमारी 0 नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और हमारा H2O क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम CO2 देख लेते हैं, लास्ट है हमारे पास। CO2 मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट 0 होती है। रीज़न क्या है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप इस एरोस को देखो, ये एक कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रही है और दूसरी भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की, वो आपस में कैंसिल हो जाएगी और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो CO2 हमारा मॉलिक्यूल जो है कौन सा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 3 के, क्लास 11 केमिस्ट्री के न्यू बुक के मुताबिक, वो सारे के सारे हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।